नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और साल का पहला दिन कारोबार के लिहाज से तो हमारे सभी आवाज़ अड्डा के दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब ये कामना करेंगे कि आपका जीवन बढ़िया रहे, स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। आवाज़ अड्डा में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो 2016 का मामला है, नोटबंदी का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया और उनको कोई इसमें कमी नज़र नहीं आई और उन्होंने उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और सरकार के फैसले को सही ठहराया है। आप लोगों को याद होगा, नवंबर का महीना था 2016 का, 8 नवंबर, और नोटबंदी का ऐलान किया गया था कि 2000 और 1000 के जो नोट थे, करेंसी, माफ़ कीजिएगा, 2000 नहीं, 500 और 1000 के करेंसी नोट्स को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से ये लगातार विवाद चलता रहा कि उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, सरकार का ये फैसला गलत है, तमाम बातें हुई और करीब 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। उसमें कई लंबे समय तक चर्चा हुई। उसके बाद 7 दिसंबर को वो चर्चा कंप्लीट हुई सुप्रीम कोर्ट में और वेकेशन की वजह से उसको रिजर्व रखा गया और आज उसका फैसला सुनाया गया। तो 4-1 के संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। एक जज जो थी बीवी नागरत्ना जी, उन्होंने इस पर डिसेंट किया, लेकिन 4-1 से जुड़ गया। तो अब ये विवाद और बहस खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि कोर्ट ने भी साबित कर दिया है और 2016 के बाद से लगातार हो रहे चुनाव ने, जनता ने भी इस पर मुहर लगा दी कि उनको इस फैसले पर आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी भी कांग्रेस इसको नहीं मान रही। वो तो कोर्ट के फैसले पे भी ये कह रहे हैं कि केवल प्रक्रिया को सही ठहराया है, इम्पैक्ट का असेसमेंट नहीं हुआ। अब सवाल ये भी उठता है कि इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इस पे सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना ऑब्जर्वेशन दे या इस बारे में कैसे कहे कि उसको मेज़र कैसे करेंगे कि क्या नुकसान फ़ायदा। वो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब ये बहस बंद हो जाएगी और इस पर कांग्रेस अपने आप को विड्रॉ कर लेगी कि भाई अब ये इशू खत्म हो गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा साहब हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय सरदाना जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इसके साथ ही अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और मोहन बाबू अग्रवाल भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करिएगा थोड़ा छोटे छोटे जवाब दीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल मन में आएंगे। सापरा साहब, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि कांग्रेस को इसमें जिस तरीके से बात करें तो कोर्ट का फैसला भी आ गया, माफ़ी मांग के किनारे हट जाना चाहिए कि भाई ख़त्म हो गया, फैसला सही बता दिया कोर्ट ने भी। देखिए नीरज जी, कोर्ट ने जो चर्चा करी है, आपने अभी वही बात बताई, कांग्रेस की स्टेटमेंट बताई कि कोर्ट ने जो प्रोसेस होता है नोटबंदी का, यानी जो आरबीआई का रूल 1934 का जो रूल है 26(2) का, उसके तहत उन्होंने चर्चा की और उन्होंने पाया कि ये रूल के तहत जो नोटबंदी हुई थी वो ठीक हुई थी, यानी एक प्रोसेस को उन्होंने सही ठहराया है। लेकिन परिणाम और प्रभाव जो उस नोटबंदी के हुए, कांग्रेस पार्टी उस पर हमेशा चर्चा करती आई है, करती रहेगी, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उस समय हुआ क्या, जो इनफॉर्मल सेक्टर था उसने सबसे ज्यादा चोट खाई, एमएसएमई ने चोट खाई और छोटे व्यापारी ने चोट खाई है। उसमें पूरी देश की अर्थव्यवस्था, अगर आप उस समय से 2016 से लेकर के आज तक देखेंगे, आपको याद होगा कि जीडीपी गिरी थी 2016 में, जो 8.3% जो जीडीपी थी वो घट करके 17 में मेरे ख्याल से 6.8 हो गई थी, 2018 में 6.5, 2019 में कोविड से पहले 3.7% भी हो गई थी। यानी जीडीपी गिरी थी, वहां पर छोटे व्यापारी को मार पड़ी, इनफॉर्मल सेक्टर तबाह हो गया, एमएसएमई की आवाज बंद हो गई, एमएसएमई बंद हुई, मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत सारी चोट लगी थी। तो इन सारी आवाजों को कांग्रेस पार्टी जो है, जनता की आवाज जो है, भारतवासियों की जो आवाज है, वो बुलंद करती आई है। और जो फायदे सरकार ने गिनाए थे, सरकार ने क्या कहा था कि काला पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, वो सारा काला पैसा बाहर आ जाएगा। सापरा जी, काला पैसा, सापरा जी एक ही बार में नहीं, रुकिए। आरबीआई की रिपोर्ट ही कह रही है कि काला पैसा एक सेकंड सापरा जी, सुप्रीम कोर्ट में जो चिदम्बरम जी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो आप ये पूरी बात वहां लेके गए थे, लेकिन कोर्ट ने उस पर कंसिडर नहीं किया और उन्होंने उसको खारिज किया। अब आप
एक जो ऑनरेबल जज हैं वीवी नागरत्ना जी, नहीं सुन लीजिए ना सर, अरे सुन लीजिए, आपके काम की बात है। उन्होंने डिसेंट किया। हाँ बोलिए। उन्होंने अपने डिसेंट में भी क्या लिखा ये भी पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। जहां तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने अपने डिसेंट में ये कहा कि ये जो प्रोसेस फॉलो किया गया ये ठीक नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव ठीक था। अब आप सोचिए कि जो डिसेंट कर रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव को ठीक मान रहा है कि नियत पे शक नहीं है मुझे, हम तो प्रोसेस पे हमको लगता है गलती। 4 लोग कह रहे नहीं प्रोसेस में भी गलती नहीं है। तो पूरा केस जब आपका खत्म हो रहा है और फिर भी आप इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं हमने वो मुद्दे उठाए थे, अब तो मतलब वो सांप निकल गया, लकीर पीटने वाली बात हो गई। नहीं देखिए, जो जनता को दुख तकलीफ हुई है, जो 120 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है, क्या आप चाहते हैं कि विपक्ष उनकी आवाज न उठाए? सरकार झूठ बोलती रहे, सरकार कहती रहे कि काला पैसा बाहर आ जाएगा। आपको पता है ना कि काला पैसा क्या बाहर आया है? ये जो सरकारें जो इन्होंने गिराई है, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की या मध्य प्रदेश की, ये गोवा की सरकारें जो इन्होंने 2017 से लेकर के आज तक गिराई है, वो धन बल, सत्ता बल, बाहुबल के बेस पर नहीं गिराई है क्या? क्या कैश दिया है? 50 खोखे सब कुछ ओके, क्या ये नारा नहीं बना है महाराष्ट्र के अंदर? तो ये 50 खोखे जो दिए हैं, क्या चेक दिए हैं क्या बीजेपी ने? कैश दिया ना, तो कैश इकोनॉमी है ये ना। मैं आपको अभी पढ़ करके बता देता हूं, ये जो कैश इकोनॉमी में 72% जंप हुआ है पिछले 6 वर्षों में। 2016 में 17.9 लाख करोड़ थी, 2022 में 30.88 लाख करोड़ हो गई है। कैश टू जीडीपी की रेशियो का भी अंदाज इनका चूका है। 2016 में 12% था, 17 में 8.7%, 2018 में 10.7%, 2019 में 11.2%, 2020 में 12%, 2021 में 14.4%, 2022 में 13.7%। और आरबीआई खुद कहता है, आरबीआई की रिपोर्ट है कि फेक नोट जो हैं वो 500 के जो नोट हैं 2021-22 में तो ये 2% बढ़ गए हैं, और 2000 के नोट जो फेक हैं वो 55% बढ़ गए हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, ये कोई कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। जब फेक नोट बढ़ गए हैं, उसका प्रतिशत बढ़ गया। अरे सर, तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने जो कही थी बात, नहीं आप ये सारे जो तथ्य हैं, ये जो सारे तथ्य हैं, इससे आप जज साहब को क्यों नहीं कन्विंस करें? मैं देखिए बहुत लॉजिकल में लेके आ रहा हूं। चुनाव आप 2-3 बार हार चुके हैं, उसके बाद 19 का चुनाव ही हार गए आप। नहीं सुनिए ना, मैं लॉजिक पर आ रहा हूं। सर सापरा जी सवाल तो सुनो, लॉजिक कैसे दोगे? मेरा सवाल सुन के तो आप लॉजिक दूंगा। देखिए जनता की अदालत में हार गए आप, ठीक है, उसके बाद कोर्ट में भी हार गए। अब जो ये तर्क आप मुझे यहां दे रहे हैं कि इतना कैश टू जीडीपी हो गया है, इतना आपको लगता है ब्लैक मनी हो, ये सब आपने कोर्ट में बोला कि नहीं बोला? और नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला? और बोला तो कोर्ट ने क्यों नहीं सुना आपकी बात? बताइए। देखिए कोर्ट जो है, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो प्रक्रिया पर चर्चा कर रही थी, वो परिणाम पर चर्चा नहीं कर रही थी, वो प्रभाव पर चर्चा नहीं कर रही थी कि मार्केट पर क्या प्रभाव तो हुआ। आपने याचिका किस बात की दायर की थी? नहीं रुकिए एक मिनट, ये जो पीआईएल फाइल की, और कोर्ट ने चर्चा नहीं की है। सर पीआईएल जो 58 फाइल की गई थी, किस बात के लिए फाइल की गई थी? प्रोसेस के लिए थी कि इंपैक्ट के लिए थी? बताइए। नहीं मैं तो वही कह रहा हूं, प्रोसेस। नहीं चिदम्बरम जी मुकदमा किस बात का लड़ रहे हैं? सर सुनिए ना सर, चिदम्बरम जी मुकदमा किस बात का लड़ रहे हैं भाई? प्रोसेस का या इंपैक्ट का? नहीं आप मुझे नीरज जी ये बता दीजिए, ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं सर, मैं वो हम नहीं बताएंगे, वो अग्रवाल जी बताएंगे। आप कह दीजिए झूठ है। नहीं सुनिए ना सर, कह दीजिए वो सवाल गोपाल जी जवाब देंगे। मैं जो पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब हैं, तो ये कह दीजिए। मैं आपका जवाब ही दे रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, तो कह दीजिए ये जो आरबीआई के आंकड़े हैं फेक करेंसी के, ये झूठे हैं। कह दीजिए कि स्विस बैंक। सापरा जी मैं दोबारा अपना सवाल रिपीट करता हूं कि 30,500 करोड़। अब मुझे बोलने दीजिए ना, आप मेरे ऊपर मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना। आप बोलिए, कंटिन्यू, आपको ही बोलना है, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। नहीं तो मैं, अरे भाई साहब, आप हर 5 मिनट में टोक रहे हैं, मेरी तो सुनना नहीं। 5 मिनट सर, 5 मिनट टोक तो आप बोल नहीं पाएंगे जी। स्विस बैंक, फिर आप बोल रहे हैं। बोलिए सर, बोल लीजिए। आप पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। मैं कह रहा हूं, फिंगर ऑन माय लिप्स। हाँ नहीं एकदम सही। मैं बस सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप बोलिए 3 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि चिदम्बरम जी जो मुकदमा लड़ रहे थे, जो कांग्रेस जिसको, लेकिन उसके बाद 3 मिनट आप नहीं बोलेंगे। एकदम नहीं बोलूंगा सर, मैं चेन लगा लूंगा मुंह में बस। वो प्रोसेस का मुकदमा था या इंपैक्ट का था? एक सवाल। अब आप बोलिए सर, बोलिए।
मैं यही कह रहा हूं कि कोर्ट ने प्रोसेस के ऊपर निर्णय लिया है, और ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, चाहे वो कैश इकोनॉमी के हैं, चाहे जो चीजें हैं, ये सारे आरबीआई के आंकड़े हैं। आप अगर बीजेपी को संरक्षण देना चाहते हैं तो कह दीजिए कि ये आंकड़े झूठे हैं। ये जो आरबीआई ने काउंटरफीट करेंसी कहा है कि 10.7% बढ़ गई है 2021-22 में, कह दीजिए ये सारे आंकड़े झूठे हैं। कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो आतंकवाद खत्म हो गया है। आप कह दीजिए कि जो जो उन्होंने और वादे किए थे, हाँ, वो सारे पूरे हो गए। इन्होंने कहा था 4 लाख करोड़ का फायदा होगा नोटबंदी से सरकार को, कह दीजिए कि 4 लाख करोड़ का फायदा हो गया। कह दीजिए कि 99.3% पैसा जो है बैंक में वापस नहीं आया था। ये सारी बातें आप कह दीजिए ना, नेगेट कर दीजिए। ये तो सारे आरबीआई के फिगर हैं जो मैं दे रहा हूं। उसके बाद में भी अगर आप कहेंगे कि इंपैक्ट और प्रभाव इस देश के ऊपर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप अन्याय कर रहे हैं और आप बीजेपी को अनुचित संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये मेरा आरोप है। जी, आपका आरोप मेरे ऊपर है, वो सिर माथे पे है, लेकिन मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जो 58 याचिकाओं के जरिए मुकदमा लड़े थे, वो किस बात का मुकदमा था? इंपैक्ट का था या प्रोसेस का था? अगर प्रोसेस का था सिर्फ, तो आप हार गए हैं। अगर इंपैक्ट का भी था और प्रोसेस का भी था, तो आपकी बात कोर्ट ने सुनी तक नहीं, क्योंकि उस पर कमेंट भी नहीं किया। अब आप रुकिए, गोपाल जी को जवाब देंगे। गोपाल जी, सापरा जी 2-3 सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं एक मिनट इसमें क्लियर कर दूं। इसमें क्लियर कर दूं। करिए इसमें क्लियर कर दूं। बताइए। देखिए, जहां तक आप इंपैक्ट की बात करते हैं कि कोर्ट ने आपकी बात सुनी भी नहीं है, कोर्ट इंपैक्ट असेसमेंट में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नहीं सुनी होगी। लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हम कांग्रेस की या किसी व्यक्ति की ये बात सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं फिर वही कोर्ट उसमें नहीं जाना चाहती थी, वो मात्र अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहती थी। फिर आप तो कोर्ट अगर अपने आप को प्रोसेस में रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो वो हमारी गलती है। यानी हम जनता की आवाज उठानी बंद कर दें, भाई आपका कहना है। हम अपना विपक्ष का जो दायित्व है उसको छोड़ दें। नहीं, सुनिए सापरा, सुनिए ना। फिर आप घूम फिर के फिर वही सवाल पे आ गया कि उन्होंने सुना नहीं या उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। दोनों कि उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब उन्होंने इस बात को नहीं सुना कि अब इंपैक्ट पे चर्चा करनी है, जो आप चर्चा इस वक्त कर रहे हैं। हाँ, अगर अभी प्रोसेस पे ये फैसला पलट गया होता तो आप इंपैक्ट की बात नहीं कर रहे होते, प्रोसेस पे ही कर रहे होते। मैं एक आम नागरिक के दिमाग में जो सवाल चल रहा वो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हुआ। लेकिन गोपाल अग्रवाल जी, अब आपकी बारी। अब सापरा जी, आप सुनिएगा ध्यान से। सापरा जी 2 बातें कह रहे हैं कि प्रोसेस पे उन्होंने सुना, उस पर आप जीत गए और आप बहुत खुशी मना रहे हैं। यहाँ देखिए, राहुल गांधी माफी मांगी। लेकिन जो सापरा जी कह रहे हैं कि उससे क्या करप्शन खत्म हो गया, ब्लैक मनी खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, क्या बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए नीरज जी, 2-3 बातें। एक तो 58 याचिका थी, एक याचिका नहीं थी, तो सारे एस्पेक्ट इन्होंने उठाए थे। और कोर्ट ने पहले कहा कि इस वक्त इस सारी चर्चा को एकेडमिक एक्सरसाइज होगी, प्रोसेस के ऊपर हम केस को लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सापरा जी फिगर दे रहे हैं कि कैश जो बढ़ गया जीडीपी में, करेंसी इन सर्कुलेशन, उसका बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट यह है कि जो टोटल जीडीपी का ग्रोथ है ट्रांजैक्शंस का है, उसमें परसेंटेज वह 88% था पहले कैश का, ट्रांजैक्शंस का। वो घट 2016 में वो घट के 20% 22 में हो गया और आने वाले समय में 11.5% हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जीडीपी का साइज जब बढ़ता है तो ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन 1 लाख ट्रांजैक्शन थी 2016 में, आज 700 सितंबर के महीने में 786 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई है डिजिटल की। कितना बड़ा जंप है। डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव, अभी मैं जर्मन के एक सीईओ से मिला था, मैंने कहा, उनसे पूछा आपसे कि आपको भारत में क्या चीज खास लगी। उन्होंने कहा था डिजिटल पेनिट्रेशन जो भारत में गांव गांव में हो गया ना, यूरोप के किसी कंट्री में मैंने नहीं देखा। चाय वाला, पान वाला, सब लोग नुक्कड़ पे हर दुकान में आज यूपीआई और इसका ट्रांजैक्शंस हो रहा है। तो जो डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है, डिजिटल पेमेंट का इनिशिएटिव है, या इंपैक्ट असेसमेंट की सापरा जी कह रहे, क्यों नहीं बात कर रहे?
डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स बेस, आज एक फिगर आई है जीएसटी कलेक्शन की 1,49,50,000। गोपाल जी तो ये टैक्स बेस बैक टू बेसिक्स। ये टैक्स नहीं फॉर्मल, मैं तीनों जवाब दे रहा हूं, आप सर नीरज जी बीच में मत बोलिए। नहीं, बैक क्वेश्चन पर रहिए, आप बहुत ज्यादा उधर उधर मत ले जाइए। हाँ, इम्पैक्ट फिर मैं बता रहा हूं, देखिए प्रोसेस को कोर्ट ने बता दिया, इम्पैक्ट मैं बता रहा हूं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में ह्यूज इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैश कंपोनेंट टोटल ट्रांजैक्शंस में 88% से घट के 20% आ गया है। उसके साथ जो टैक्स बेस है इमियंसली ह्यूज बढ़ा हुआ है। जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ह्यूज इंक्रीज हुआ है क्योंकि टैक्स बेस बढ़ा हुआ है। इनफॉर्मल इकोनॉमी की मैं बात करता हूं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में 15-16 लाख लोग जो ईएसआई और पीएफ में जो रजिस्ट्रेशन है वो इनफॉर्मल से फॉर्मल के ऊपर रजिस्ट्रेशन में आए। इनफॉर्मल इकोनॉमी इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिस्टम के क्रिएट कर रही थी, उसके ऊपर जोर दिया है। 4 लाख शेल कंपनीज को हम लोग खत्म करने में सक्षम हुए। तो डिमोनेटाइजेशन का अकेला इंपैक्ट के साथ ब्लैक मनी के जो वो डिस्क्लोजर स्कीम्स हैं, जो बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट, अग्रवाल जी इम्पैक्ट असेसमेंट आप देखेंगे तो ब्लैक मनी की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। हाँ, और राहुल गांधी को माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि उन्होंने कहा था कि अगर हमने कोई गलती करी, उनका स्टेटमेंट आज चैनल्स में सब चल रहा है कि मुझे जो भी गलती करे अगर गलती पता चल जाए तो माफी मांगनी चाहिए। अग्रवाल जी पॉइंटेड बैक बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम तैयार है जवाब करने को, देने को। ब्लैक मनी को के ऊपर एक कुठाराघात हुआ है और आइसोलेशन। अरे बंगाल में जो पकड़े गए हैं वो नोटों के बंडल, वो क्या है? वो ब्लैक मनी नहीं है क्या? ब्लैक मनी तो खत्म हो गया, कौन कह सकता है ब्लैक मनी खत्म? वो इतना बड़ा भंडार एक पकड़ा गया था, हम लोगों ने पहली बार देखा था, इतनी बड़ी 2-2 हजार की गड्डियां। हाँ, तो ब्लैक मनी का केवल एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन अकेली जादू की छड़ी है कि उसको चलाते ही ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। वो मल्टीपल इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। उस समय तो ऐसा कह रहे थे कि सब एक झटके में। रुके वन बाई वन प्लीज, वन बाई वन। तो मैं कह रहा हूं कि इम्पैक्ट की बात कर लो, आप प्रोसेस की बात कर लो। अरे उस समय तो आपने कहा था गोपाल जी एक झटके में सब ब्लैक मनी और ये सब खत्म हो जाएगा, कहाँ खत्म हुआ? ब्लैक मनी सारा खत्म हो जाएगा ये तो कोई भी नहीं, जो मल्टीपल लेवल पे जो वो कम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी पे कुठाराघात होगा। आप नरेंद्र मोदी जी की बात को नेगेट कर रहे हैं, पर स्ट्रक्चर पे कुठाराघात होगा। बात को नकार रहे हैं। डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, जिसका डिजिटल पेमेंट का जो काले है, ये सब क्यों हो रहा है? खत्म कर देंगे नोटबंदी से कहा गया था, भूल गए आप? चरण जी आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। तरह से पैसे बढ़ गए भाई, एक एक करके प्लीज, सारे एक करके। अग्रवाल जी आपको हो गया, चरण जी को मुझे मौका दीजिए। छोटे में, बहुत छोटे में सर, अभी मैं 3 मेहमान से मैं बोला भी नहीं हूँ। बात पूरी नहीं हुई है। जो सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं उसको केवल डिमोनेटाइजेशन अकेले के साथ। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। केवल डिमोनेटाइजेशन से ऐसा नहीं होगा, और कोई भी बात जब कही जाती है तो वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती। मैंने कहा कल से अपराध खत्म तो 0 अपराध नहीं हो जाते, होते रहते। ये बात मैंने आपकी समझ ली, व्यवहारिक बात है। सापरा जी बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछ लीजिए, आप जो पूछना चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में रखिएगा। नहीं, अब ये बात पर तो ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है ये गोल पोस्ट चेंज करते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा नहीं कहा था कि काला पैसा एक झटके में खत्म नहीं होगा, पीरियोडिकली खत्म होगा, 10 सालों में खत्म होगा, ऐसा तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला पैसा खत्म। तो आप तो नरेंद्र मोदी जी की बात को नेगेट कर रहे हैं। सुनिए अभी दूसरी बात सुन ले मेरी जान, अरे दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात सुन लो, 2016 की बात करो। दूसरी बात तो सुन लो यार, क्यों उत्तेजित हो रहे हो? नहीं निकाले जाओगे बीजेपी से, सुन लो। आप कभी अरे भाई देखो, समय आप लोग लड़ाई में समय। भारत की जुमला पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी ये भी बता दो कि अगर काला पैसा कम हुआ है तो फिर स्विस बैंक में पैसा कैसे बढ़ गया है? स्विस बैंक के अंदर जितना पैसा नहीं जमा हुआ उतना पैसा जमा हो गया है। तो स्विस बैंक में किसका पैसा गया है? जी है, सफेद है, चेक से भेजा है क्या? अरे तो कहां दिया, किसको दिया? साबरा जी आप भी ना हवा में बातें कर रहे हैं। 50 खोखा क्या अभी डायलॉग में मारा था आपने, क्या 50 खोखा राइम कर रहा था, किसको 50 खोखा दिए? सर आप देखिए,
सीरियस नोट पर मैं वकील साहब के पास अरे जा रहा हूं। 50 खोके सब कुछ ओके, ये हाँ, ये बन चुका है। ये जो डायलॉग है ये 50 कहां से खोके कर्नाटका में खरीदे? अरे सुनो सर, अच्छा सुनो, कर्नाटका में जो कमीशन ले रहे हैं, जो दो अच्छा जब खरीद रहे थे, एक मिनट साहब, ये बात मुझे अच्छी लगती। जिस वक्त सुनो ना, नहीं 50 खोके ओके चल रहा था, उस समय आपकी सरकार थी, क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने उस समय? नीरज जी, 50 खोके आसमान से टपक रहे थे क्या? नीरज जी सुनिए मेरी बात, आप नहीं आप बताइए, कर्नाटका के अंदर दो कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा 40% बीजेपी के मंत्री ईश्वरप्पा का नाम लिया गया है, इसके ऊपर डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, ऐसा मांगते, इसका मतलब डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया। दे रहे आपने कोई आइसोलेटेड केसेस निकाल दिए? कहां से आया मार्केट में सर जी? ऐसा कहां से आया? ये ईश्वर, शांत हो जाइए सर जी, शांत हो जाइए सर जी, वकील के पास जाना मुझे, क्या पैसा वकील जी के पास। चार वकीलों की बात नहीं मानेंगे। नहीं, ये कोर्ट की भी नहीं मान रहे, हमारी भी नहीं मान रहे, वकील साहब की जो मानेंगे। आपकी कॉन्ट्रैक्टर से आप कमीशन लेते हो, कमीशन खोरी की सरकार कर्नाटका में आपने बनाकर रखी है, सुनिए वो ना क्या सर, चेक में दे रहे हैं क्या? अरे जो महाराष्ट्र में बनी थी सरकार गिर गई, वो कितने सैकड़ों करोड़ की जो वसूली वाली सरकार की थी। ये सब आरोपों पे सर, आप देखिए अभी कुछ दिन पहले तक ये आरोप चलता था कि पर्चा लीक हो गया गुजरात में, पता नहीं कहां, अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लीक हो गया पर्चा। नीरज जी ये सब लेवल करके आप मत जाइए, पॉइंट पे आइए सर। नहीं अभी रुक जाइए, अब नहीं, अभी 20 हो गया, 20 मिनट से आप भी तो लोग बात कर रहे हैं। मैं अश्विनी दुबे जी और सुनिए मेरी बात, वकील बाबूजी का पास जाना चाहता हूँ। नहीं हुई है, सुसाइड हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? मोहन बाबूजी और दुबे जी के पास अभी आप शांत होइए सर। देखिए अश्विनी दुबे जी और मोहन बाबू अग्रवाल, मोहन बाबू जी पहले आपके पास ये जो फैसला आया है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अब इससे बहस खत्म हो जानी चाहिए? मेरे से बात कर रहे हैं? जी सर, आपसे। नीरज जी मेरे से बात कर रहे हैं? मोहन बाबू जी मोहन बाबू जी आपसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो बीइंग ए लीगल एंड स्टेट वी शुड से दैट कि ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मैं ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी, जिसमें जस्टिस नजीर इसको हेड कर रहे थे, और ये बात सही है कि 4-1 से ये फैसला आया। एक डिसेंडिंग थे जस्टिस वीवी नागरथा, इसमें डिसेंडिंग थे इस जजमेंट से। मेन इसमें डिस्प्यूट क्या था, जो इतने दिन 3-4 हफ्ते के चला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, मेन डिस्प्यूट था आरबीआई का सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 एक्ट में। उसका मीनिंग दोनों पार्टियों ने उसको बोला, पिटिशनर ने भी बोला। इसमें हंड्रेड्स ऑफ पिटिशंस रिट फाइल हुई थी डिफरेंट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। तो जब हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया, तो सारी उन्होंने ट्रांसफर, उसको हाई कोर्ट में जितनी भी पिटिशन थी सब अपने यहाँ ट्रांसफर करा ली और सबको ज्वाइन करके एक साथ सुना। तो इसमें जो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट कहता है कि आरबीआई सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट। मेन डिस्प्यूट इसमें यही था। अभी वी विल नॉट टॉक एनी पॉलिटिकल थिंग्स कि क्या नेसेसरली इसमें, क्योंकि हमें लीगल बात करनी है केवल। तो ये कहता है एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स। 4 जजेस ने इसमें ये कहा कि भाई एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स का मतलब ये होता है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। दूसरी बात इसमें आई उसमें आर्गुमेंट में कि ये गजट नोटिफिकेशन से क्यों हुआ, इसमें पार्लियामेंट से क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले भी 2 बार जब नोट बंद हुए थे तो पार्लियामेंट से ये स्टेज उससे पास हुआ था, लेजिस्लेचर से। तो उसमें ये बताया गया कि लेजिस्लेचर से वो इसलिए पास हुआ था क्योंकि आरबीआई उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उस नोटबंदी को। शायद आपको ध्यान होगा 5000 के नोट बंद हुए थे जब जी, तो उस समय में आरबीआई ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था उसको, इसलिए वो लेजिस्लेचर के थ्रू आना पड़ा। यहाँ नोटिफिकेशन के थ्रू इसलिए आया, गजट नोटिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि उसमें आरबीआई की भी एक्सेप्टेंस थी। उसमें मेन वर्ड जब आया, मैंने आपको बताया कि एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स। तो डिसेंडिंग जज जस्टिस बीवी नागरत्ना थी, उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑल नोट्स, ऑल सीरीज ऑफ नोट्स। लेकिन जो 4 जजेस की बेंच थी उन्होंने उसमें ये कहा कि वी शुड बी प्रैक्टिकल। जस्टिस बीआर गवई ने इसमें जजमेंट दिया है चारों जजेस की तरफ से जो कंसेंटेड थे, उसमें उन्होंने कहा है कि वी शुड बी प्रैक्टिकल, वी शुड नॉट बी टेक्निकल। चीजें इसमें 380 पेज का जजमेंट आया है जिसको पढ़ने में और उसमें करने में समय लगेगा। बिल्कुल सही है कि इतना लंबा है। में उन्होंने अंदर डिटेल में जब 4 जजेस की कंसेंटेड है तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने अंदर लिखा है कि भाई किस तरीके से हमने इसको ऑल सीरीज ऑफ नोट्स
ऑल सीरीज ऑफ नोट्स को, जस्टिस नागारत्ने का ऑल सीरीज का मतलब होता है कि इसमें जो है कि आपको कुछ नोट छोड़ देने चाहिए, जो जरूरी है उसको छोड़ दे। लेकिन इसके साथ अगर मैं टेक्निकल उस पे दूसरी चीज पे आता हूँ कि अगर ये बताते और नोटिस ये लेजिस्लेचर के थ्रू होता तो आप ये सोचिए उस देश में क्या स्थिति होती। हमारे एक साथी साहब जैसे बता रहे थे कि इसमें 20 डेथ हुई। देखिए, वी आर कंसर्न विद दैट डेथ कि उनकी नहीं होनी चाहिए थी टाइमली और जो भी है, लेकिन अगर कंट्री में पूरे हिसाब से आप देखें तो कितनी डेथ उसमें होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका फायदा अलग से ये सोचा कि भाई हमें डिमोनेटाइजेशन इस पर कर देंगे तो हमारा ये टेररिज्म बंद हो जाएगा, ब्लैक मनी बंद हो जाएगा। रिजल्ट और कंसेप्ट उसके क्या रहे बाद में वो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो 4 जजेस ने अपना जजमेंट दिया है उसने कहा कि वी शुड बी प्रैक्टिकल, और उसी बात को मानते हुए उन्होंने इस बात को मानना भी चाहिए। और केवल एक चीज पे बहस हुई है, ये जो तर्क लोगों ने रखा था कि इसको पार्लियामेंट के थ्रू करना चाहिए था, अगर वहां से नहीं तो नागरत्ना जी कहते कि अध्यादेश भी ला सकते थे, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं आ रहा हूं, अगर वो पार्लियामेंट में रखते तो आप सोचिए कितना हवा नहीं हो ही नहीं सकता। नोटबंदी ऐसे थोड़ी होती है, जो चीज जिस पर्पज से नोटबंदी की जा रही है वो पार्लियामेंट में डिस्कस करके होगी, तो उसका मतलब क्या हुआ फिर नोटबंदी करने का? ये तो मतलब एक अजीब सा तर्क वहां रखा गया था। देखिए, वो उस समय की बात बहुत अलग थी, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके पास हो सकता है 5000 के नोट होंगे जिन्होंने बंद किया, लेकिन आज की डेट में कितनी हैवॉक हो जाता अगर वो पार्लियामेंट के थ्रू इसको लाते। नहीं सर, हैवॉक नहीं होता, लग जाती है, वो बहुत आराम से कॉर्नर कर दिए जाते। और ये जो पूरी एक्सरसाइज थी ये बकवास साबित होती, क्योंकि जब आप पूरे गांव में चर्चा करके अगर आप ये करेंगे कि हम नोट बदलने की प्रोसेस कर रहे हैं तो ये नहीं होता। फिर सर आप सबको बता के कहेंगे कल से नोट बदलने, तो कैसे पकड़ेंगे फिर वो आप? किसी भी चीज की गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में हर आदमी, जो हमारे देश की 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबको खुश नहीं किया जा सकता उससे। वही मैं कह रहा हूं कि ये कुछ फैसले जो है वो सीक्रेटिव रखे जाते हैं। लेकिन दुबे जी, 4-1 का फैसला आया, एक कर देते पार्लियामेंट में इसको लाते हैं तो आप सोचिए कितना हैवक हो जाता। नहीं सब वो इम्प्रैक्टिकल चीज है, इसीलिए उस पे जी रुकिए ना सर एक मिनट। दुबे जी, बार बार ये कोट किया जा रहा है कि आरबीआई के 26/2 का जिसमें कहा गया है कि किसी सीरीज को भी रोका जा सकता है। तो जितना मैंने समझा है, आप करेक्ट करिएगा, इसको थोड़ा विस्तार दीजिएगा कि अगर आप मान लीजिए कि किसी 2 नंबर की सीरीज को रोक देते, बाकी नोट चलती रहती, तो ये कौन सा डिमोनेटाइजेशन हुआ और इसका क्या लाभ होता, जनता को क्या मैसेज जाता और किस तरीके से आप उसको रोकते? तो प्रैक्टिकली है कि किसी भी सीरीज नहीं, ऑल सीरीज शुड बी स्टॉप्ड। तो ये फैसला 4-1 से लिया गया। खैर, ये जो पूरा फैसला है, जो मूल प्रश्न है कि क्या इस पर अब बहस बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अब ये सेटल हो गया एक तरीके से। दुबे जी। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा हो सकता है कि हमारे ऑडियो में प्रॉब्लम हो। नहीं, एकदम परफेक्ट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने खड़ा किया, क्या इसके बाद बहस बंद होनी चाहिए? अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं, सरकार और आरबीआई के एक संतुलित, वेल प्लान और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए डिसीजन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बहस बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों को नुकसान हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज के अगर हम जो उनके पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं, विजिबल और इनविजिबल, उनकी बात करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की कितनी भी जजमेंट्स आ जाएं, मैं समझता हूं कि उस पर कोई विराम नहीं लगता। लेकिन 2 बातें मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते नीरज जी ये समझता हूं कि देश में अगर संवैधानिक बेंच के 5 में से 4 जजेस ने यूनानिमसली 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर फ्रेम करते हुए डिसीजन दिया, जिस पर कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई दोष नहीं, फाइल की गई जो याचिकाएं थी इसमें 9 मुद्दों जो उठाए गए, सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गलत थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के चार्जेस ने कहा कोई प्रक्रिया गलत नहीं थी। सरकार ने आरबीआई की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया। नोटबंदी को रद्द कर दिया जाना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। कोर्ट ने 6 अहम मुद्दों पर ध्यान देते हुए फैसला सुना। अब हम बात करते हैं आरबीआई के सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 के पावर्स की। आपकी बात में बहुत दम है, आपकी बात तर्क संगत है कि एनी सीरीज और सम सीरीज के बीच में अगर हम डिस्टिंक्शन करने की कोशिश करते हैं तो जो अगर इसके पीछे बोनाफाइड इंटेंशन था, किस बात का,
टेरर फंडिंग को रोकने का, किस बात का, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी जो मार्केट में फ्लो कर रही थी उसका, जाली नोट जो चल रहे थे, तो वो प्रक्रिया शायद गलत होती। हर चीज का एक पॉजिटिव पहलू हमें समझना होगा। नंबर तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉक्सिमेट नेक्सस जो गवर्नमेंट का और आरबीआई का था उसको सही ठहराया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है 6 के 6 प्रश्नों में, तो मैं समझता हूं कि इस पर डिबेट करने में बड़े सारे और मुद्दे हैं देश में जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। जम्मू में खुलेआम आतंकियों ने भारत मार दिया, इस पर बहस होनी चाहिए कि किस तरीके से पाक स्पॉन्सर्ड टेरर हमारे देश में आ रहा है। तीसरा, जस्टिस नागरत्ना की भी जजमेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट जजमेंट अगर हम उसको कहें, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि सभी सीरीज के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया जाना काफी गंभीर विषय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 4 जजेस की बेंच होल्ड करेगी और वही जजमेंट जो मेजॉरिटी जजमेंट होती है वो मानी जाती है। अब दूसरे प्रश्न के जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या पावर जो है सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 का वो स्ट्रक डाउन नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिव डेलीगेशन इसमें हुआ, उस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 4 जजेस ने कहा कि देखिए यहां पर पावर वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ सब सेक्शन 2 कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्फरिंग एक्सेसिव डेलीगेशन। तो इसको भी अगर हम देखें तो यहां भी किसी भी प्रकार से प्रक्रिया में, किसी भी प्रकार में डिसीजन में, और 52 दिनों का जो कैपिंग पीरियड था जी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। मैं समझता हूं कि जो देखिए एक बात जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, टाइम पीरियड के साथ ऐसा नहीं कर सकते, खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने पूरे डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट किया, आरबीआई के रिप्लाईज सुने, अटॉर्नी जनरल के आर्ग्यूमेंट सुने, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट सुने, ऑपोजिशन के आर्ग्यूमेंट सुने, पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट सुने, तो जो जजमेंट आई वो जजमेंट की रेलेवेंस इस देश न्यायिक व्यवस्था के मुताबिक तो होनी चाहिए ना नीरज जी। बिल्कुल अश्विनी जी, पॉइंट तो यही है कि अगर सारे जो 6 बिंदु आप बता रहे हैं उसके आधार पर यह फैसला दिया गया और इसको सही ठहराया गया, तो अगर फैसला सही ठहराया गया तो उसके पीछे का इंटेंट भी, कानून का बहुत छोटा विद्यार्थी मैं भी हूं, मुझे लगता है कानून इंप्लीमेंट होते समय या उसके एग्जीक्यूशन के समय या किसी अपराध को स्टैब्लिश करते समय आप उसके इंटेंट पे फोकस करते हैं। अगर उस प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं थी तो उस प्रक्रिया का इंटेंट भी तो सही रहा होगा। मेरा सवाल ये है। लेकिन अभी सरदाना जी आपके पास आता हूं, एक बार ये जो 26 और सब सेक्शन 2 की बात हो रही है उसमें बहुत क्लियर ये है कि किसी सीरीज को आप बंद कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य जाली नोट हटाना, बहुत सारे करप्शन की चीज़ों से जोड़ के हटाना, तो आप उस 10 सीरीज की नोट चल रही 2000 की या 1000 की या 500 की, उसमें से केवल 2 सीरीज आप हटा के कुछ हासिल नहीं करेंगे, इसलिए उस पूरी करेंसी डिनोमिनेशन को ही हटाना पड़ेगा। लेकिन इसको छोड़ते एक टेक्निकल इशू है। सरदाना जी, जो फैसला था ये डिमोनेटाइजेशन का, क्या वो सही था पहला, और दूसरा क्या अब ये बहस बंद हो जाएगी? नीरज जी, सबसे पहले आपको और अभी सभी साथियों को मेरा नए साल की शुभकामनाएं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर सर। देखिए, हम 2 बहुत अलग चीजें डिस्कस कर रहे हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक इवेंट था डिमोनेटाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट जो चर्चा कर रहा है वो कर रहा है पोस्टमार्टम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। सरकार ने जो डिसीजन लिया वो था डिमोनेटाइजेशन से पहले जो जानकारी सरकार के पास थी उसके आधार पे डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो दोनों के पास फैक्ट्स और सिचुएशंस अलग हैं। सरकार ने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन लिया था बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कि इकोनॉमी में ब्लैक मनी है, वहां पे टेरर फंडिंग है और वहां पे फेक करेंसी के भी काफी प्रचलन की इंफॉर्मेशन है। क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि डीमोनेटाइजेशन से पहले हिंदुस्तान में ब्लैक मनी नहीं था? और काफी हद तक नहीं था। अक्सर ये आपके टीवी डिबेट्स में हर जगह बात होती थी कि 1/3 इकोनॉमी इज ब्लैक। यस, अक्सर ये बातें समाज में चलती थी। सरकार ने एक डिसीजन लिया, उसके बाद आज जो आप चर्चा कर रहे हो कि सर जो सरकार ने डिसीजन लिया वो सही नहीं था वगैरह वगैरह वगैरह, आप पोस्टमार्टम कर रहे हो, आपके पास पहले की जानकारी के तथ्य नहीं थे। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अब आते हैं बात जजमेंट को लेके। जजेस ने क्या बात कही, जो कंसेंट वाले जजेस थे उसका मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एक जजेस का, एक ऑनरेबल जज का जिन्होंने डिसेंट वोट दिया। अब उनके जो मुद्दे हैं पहले उनको समझते हैं और फिर हम आएंगे कि बहस बंद होनी चाहिए या चलनी चाहिए। सबसे पहले यह सवाल था कि साहब आरबीआई ने इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि अचानक रात को 8 बजे प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा करी और 2 दिन बाद नए नोट छपके सारे एटीएम में पहुंचने लग गए। इज इट पॉसिबल कि डिजाइनिंग भी हो गई, डाई भी बन गई, प्रिंट भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे भी पहुंच गए और बटने भी लग गए 1-2 दिन में ही, 48 आवर्स में? इसका मतलब ये है कि आरबीआई वॉज इन लूप। ये बात अलग है कि हर चीज पब्लिक में नहीं बताई जाती है, हर आदमी को नहीं बताई जाती है। 50 चीजें डे टू डे बिजनेस में होती हैं जो आप हर स्टाफ के साथ, जनता के साथ डिस्कस नहीं करते। तो पहला ये लॉजिक कि आरबीआई रूल लूप में नहीं था, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं और जो सिचुएशन है वो ये बताती है कि आरबीआई वाज फुल इन पिक्चर। अब सवाल ये होता है कि साहब एक जो और कंसेंट ये था कि शुरुआत सरकार को नहीं आरबीआई को करनी चाहिए थी। नीरज जी, आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, 20 बार अक्रॉस द टेबल बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है और वहां पे सजेशन निकाले जाते हैं। और जब आप सजेशन लेते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि किसने पहले बोला और किसने बाद में बोला। एक कंसेंसस बनता है कि इस पे हमें कार्रवाई करनी है और अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही टाइम पे काम शुरू कर देते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है और एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, तभी तो नोट छपे, तभी नई डिजाइनिंग हुई, नया सब कुछ हुआ, हर चीज तैयार रखी गई। अनाउंस कब करना है, अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेता है? इकोनॉमी चलानी है सरकार को, आरबीआई को नहीं। इस हिसाब से आप ये देखिए कि आरबीआई इज ए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए आज एक क्या बैंकर बताएगा एमडी या सीईओ को कि आपकी कंपनी कैसे चलानी, अल्टीमेटली ये डिसीजन आता है एग्जीक्यूटिव या पॉलिसी मेकिंग बॉडी के पास, जो भारत सरकार है। जी सदाना जी, को डिसीजन लेना है। अगला सवाल आता है इसको लेके घूम फिर के कि आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना था, जिसकी चर्चा आप लोग कर चुके कि टाइम लैग इन मुद्दों पे नहीं होता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये था इस पे नेशनल इंप्लीकेशन है। तो सर कल बालाकोट पे अटैक करना है तो क्या पार्लियामेंट में चर्चा करोगे? उस पे भी नेशनल इंप्लीकेशन है। कल को आपको कुछ और करना है तो आप क्या बालाकोट से या किसी आतंकवादी साइट पे अटैक करोगे, चाइना के ऊपर आप कुछ कार्रवाई करोगे तो क्या पार्लियामेंट में डिस्कस करोगे? सदाना जी, अब अगला क्वेश्चन, इसका इंप्लीकेशन नेशनल है। फायदा क्या हुआ इसका? सवाल आता है डिबेट को लेके। हाँ, डिबेट को लेके सवाल ये आता है जो आपका सवाल था, इस पे डिबेट ये होनी चाहिए और हिंदुस्तान में आज तक वो नहीं हुआ है, शुरू होना चाहिए। हर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। क्या ये जजमेंट लॉजिकल थे, क्या ये कॉन्टेक्स्ट में थे, जजेस ने प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखा या नहीं देखा? हम जजेस के जजमेंट को क्रिटिकल एनालाइज क्यों नहीं करना चाहते इस देश में? सवाल ये है। तो मेरा ये कहना है कि जो डिसेंट वॉइस आई है, उनके जो सजेशंस हैं, समाज में उस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या ये सजेशन या ओपिनियन प्रैक्टिकल है। सदाना जी, रिस्पेक्ट टू जजेस, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आने वाले दिनों में जब आप ये क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो जजेस के जो जजमेंट्स आएंगे वो ज्यादा लॉजिकल होंगे, ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पे होंगे। नहीं सदाना जी, सर नागरत्ना जी ने जो कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं इससे 100% एग्री हूँ कि उन्होंने कहा कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा इससे वो इलीगल हो जाता है, इसलिए उनका मानना है कि ये गलत था। उसके साथ ही वो या पूरे फैसले में कोई आदमी इसकी उपयोगिता पे या उसकी उपादेयता पे कोई फैसला नहीं दे रहा है। अब कांग्रेस ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया। पहले तो मुकदमा, इसी बात मैंने तो 3 बार पूछा कि मुकदमा लड़ा किस लिए गया था। अगर आपका इम्पैक्ट पे मुकदमा लड़ा गया था तो उस पर कंसिडर भी नहीं हुआ कोर्ट में, और उस फैसले में भी है कि वो उसकी उपादेयता तय करना हमारा फैसला नहीं। मैं जानना चाहता हूँ इसका इम्पैक्ट कैसे तय होगा कि इसका फायदा हुआ नहीं हुआ। अग्रवाल जी तो गिना रहे हैं इसको, कितने सारे फायदे हुए हैं, 84 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। नीरज, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूँ, बहुत लॉजिकल आपको लगेगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा।
2016-17 में हिंदुस्तान का बजट था करीब 17.85 लाख करोड़। उस समय हिंदुस्तान में करेंसी थी करीब 17,80,000 करोड़, मतलब बजट के इक्विवेलेंट करेंसी थी। 2022 में हमारा बजट है करीब 39.5 लाख करोड़, ठीक है। इसमें कैश है 30 लाख, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी है करीब 8.5। इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि जितने का बजट है अप्रोक्सीमेटली उतनी की हमारी करेंसी चलती है इकोनॉमी में, लेकिन पहले 100% थी, अब उसमें से 8.5 लाख करोड़ रुपए डिजिटल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये ट्रांजिशन शुरू हो रहा है। नोट की करेंसी बढ़ रही है बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमी का स्कोप बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की हैबिट ओवरनाइट चेंज नहीं होती है। कहीं पे कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली में भी मैं अगर आज पेटीएम से पेमेंट करता हूं तो बहुत बार पेमेंट अटक जाता है, तो मैं जेब से कैश निकाल के दे देता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बात को समझना होगा कि ट्रांजिशन अच्छा है, समाज में चर्चा होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस जजेस के जजमेंट का होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ताकि फ्यूचर में सरकारें भी सही स्टेप उठाएं और जजमेंट भी लॉजिकल हो। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक में जाते हुए एक आंकड़ा मैं भी आपके सामने रखता हूं सर। दुनिया की जो सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी हम लोग मानते हैं, यूएस, जापान, वहां भी 11 से लेकर 17% तक कैश है सिस्टम में आज भी, टिल डेट। और वहां पे कैश मैनेजमेंट करने वाली कंपनियों का बड़ा बिजनेस फ्लॉरिश होता है। सवाल यहां पे यही आता है कि जो पूरा फैसला हुआ, अब चूंकि वो हम लोग कोर्ट पे नहीं जाते, चूंकि वो तो फैसला हो गया, अब जो बार बार कहा जा रहा है कि इसके क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ, उसके आंकड़े जो गोपाल जी ने दिए, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूँ, क्योंकि अब क्रिटिसिज्म उसी पे हो रहा है कि क्या सिस्टम में फायदा हुआ, तो कितनी इकॉनमी आपकी फॉर्मलाइज हुई, कितने ट्रांजैक्शंस आपके कम हुए, सिस्टम में जो कैश है भी या टोटल जो भी कैश है, क्या वो अब काउंटरफीट नोट से दूर हो गया है, क्या जो ब्लैक मनी थी वो दूर हो गई है। मुंबई के लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि बिल्डर अब कैश नहीं ले रहे हैं, चेक से ही मकान खरीदना पड़ रहा है। तो ये सब क्या परिवर्तन हुए हैं? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और नोटबंदी पे चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि नोटबंदी सही फैसला था सरकार का, 4:1 से इस फैसले को सही ठहराया गया है। उसी पे हम लोग बातचीत करें। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा प्लीज़, अब काफ़ी कम समय बचा है। सापरा जी, फ़ायदा नहीं हुआ बिल्कुल नोटबंदी से? कितना करप्शन कम हुआ है, मकान खरीदो तो कैश नहीं चलता, आप छोटे छोटे पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, फॉर्मलाइज हो गई इकॉनमी, ये सब फ़ायदे नहीं है क्या? नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि अब नोटबंदी के ऊपर चर्चा बंद कर देनी चाहिए, ठीक है? वो इसलिए भी बंद हो सकती है क्योंकि आप नहीं आप सर, मेरा सुझाव इतना मान जाए, थैंक यू सर। दीजिए ना, फिर नहीं फिर टोका टोकी मत करिए ना प्लीज। बोलिए बात पूरी होने दीजिए। ये आपको आदत है, टोका टोकी मुझे ही करते हैं, किसी और को आपने किया नहीं पूरे पैनल। सर मैंने सबको किया है सर। देखिए ऐसा है, आप इसलिए नहीं आप शायद इसलिए चाहते हैं कि ये चर्चा बंद हो जाए क्योंकि मरने वाले 120 लोग तो बेचारे मर गए, हो गई बात खत्म। जिसका कुछ बिगड़ना था इनफॉर्मल सेक्टर का, वो तो बिगड़ गया, बात खत्म। हाँ, या फिर एमएसएमई का कुछ नुकसान होना था वो हो चुका है, अर्थव्यवस्था का नुकसान जो होना था वो हो चुका है, उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये आप चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि विपक्ष मुंह बंद करे, तो ये भी हम कर सकते हैं क्या? ये तो हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन आप जो बातें करते हैं कि काला पैसा खत्म हो गया, ये तो आरबीआई कह रही है काला पैसा इतना है, इकोनॉमी में इतना कैश पैसा पड़ा हुआ है। फिर स्विस बैंक के अंदर 14 वर्ष में इतना पैसा नहीं जमा हुआ जो अभी स्विस बैंक में हुआ, तो क्या वो चेक से गया है क्या पैसा? मैं अच्छी बात बता रहा था जिसके सबूत है। 2 लोगों की मृत्यु हुई, सुसाइड करा, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि हमारे से 40% कमीशन मांग रहे थे बीजेपी के नेता। आप बीजेपी को क्लीन चिट देने का प्रयास कर रहे हैं। 2 लोगों की मृत्यु हो गई भाई, तो वो क्या काला पैसा ही था ना, क्या सफेद पैसा था? फिर आपने एक बात और कही कि अगर पार्लियामेंट में चर्चा करते तो ये सारा प्रोसेस बकवास हो जाता। ठीक है, वो प्रोसेस बकवास हो जाता, लेकिन अभी जो परिणाम और प्रभाव है वो बकवास हुआ है देश के अंदर। क्या ये सच बात नहीं है? क्या देश के मैंने इतने सारे पहलू बताए, क्या वो गलत थे? मैं आरबीआई के नंबर कोट करता रहा हूं। अभी एक प्रवक्ता कहते कहते कह गए कि आरबीआई लूप में रखी हुई थी,
तो मुझे ये बताइए, हम स्वागत करते कि आरबीआई लूप में रखी हुई थी, लेकिन पेटीएम का ऐड आपको याद दिलाना चाहता हूं जो अगले दिन आया था फ्रंट पेज पर, पूरे देश भर में हर अखबार में पेटीएम का ऐड आया था। 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया, 10 बजे पेपर क्लोज होता है, आप भी पत्रकार है आपको पता है, यानी 2 घंटे के अंदर क्रिएटिव भी बन गया और सारे फ्रंट पेज बुक हो गए पूरे देश के अंदर। कितनी बड़ी बात हो गई है, ये सारा सुयोजित था, कहना क्या सारा चाहते हैं प्री प्लान था, खाली पेटीएम भी आरबीआई इसमें लूप शामिल में था। नहीं था, कुछ उद्योगपति भी लूप में थे, कुछ उद्योगपति भी लूप में थे, उसमें पेटीएम भी लूप में था। क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी उत्तर दे सकती है कि पेटीएम की एड दूसरे दिन सुबह किस तरह से आ गई फ्रंट पेज पूरे देश के अंदर? तो ये सारी मिली जुली चीजें थी, हैंड इन ग्लव्स था, इसलिए देश को नुकसान हुआ और इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। बताइए सर, आप बड़ा आरोप लगा दिया कर रहे हैं हम। सापरा जी रुकिए, बड़ा आरोप लगा दिया ना आपने, कंपनी के ऊपर नाम लेकर के आपने लगाया। अग्रवाल जी जवाब दीजिए, ये कह रहे पेटीएम भी आपके साथ लूप में था, कुछ भी मतलब चल रहा है, बताइए। अग्रवाल जी अनम्यूट करिए पहले। बात है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में और उनकी फाउंडर जो वो हैं, वो लोग बेल पे हैं और वो इस तरह की बातें करती हैं, बेल पे निकली हुई हैं, तो ये सब बात छोड़िए, बेल वेल पेटीएम की बात करिए ना। हाँ, तो आप जो बातें नीरज कर जी रहे हो, पेटीएम पर इनसे लीजिए ना सर उत्तर। उनको बोलने दीजिए सर, एक मिनट सापरा जी, पहले तो मेरे को दिक्कत ये है, सुनिए एक मिनट रुकिए आप लोग, सीधा कहिए ना पॉइंट। अगर आप देखिए किसी कंपनी की तरफ नाम ले, अरे सापरा जी सुन लो ना आप यार, कंपनी की तरफ आप नाम लेके पॉइंट आउट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं हैंड इन ग्लव है, तो आपके पास लॉयर्स की पूरी बैटरी है, मुकदमा क्यों नहीं दायर किया आपने एक पीआईएल कि पेटीएम इसमें शामिल था? हवाबाजी में बात मत किया करिए, अब आप सुनिए, उनको जवाब देने दीजिए। वकालत नीरज जी आप सुनिए आप। अरे नीरज जी आप क्यों वकालत कर रहे हैं? अरे वकालत इसलिए क्योंकि आप एक इंडिविजुअल का नाम ले रहे हैं कंपनी का, आप ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैंड इन ग्लव, आप पेटीएम का नाम ले रहे हो तो फिर मुकदमा दायर करिए अगर आप सबूत है तो, सबूत नहीं तो फिर नाम लिया इस तरह की बातें मत करिए। इतनी दर्द, अग्रवाल जी जवाब दीजिए। इतनी बीजेपी को दर्द नहीं हुई जितनी आपको दर्द हुई, क्योंकि आप तथ्य रूप से गलत है सर, दर्द नहीं हुआ जो आपको तथ्य रूप से गलत है, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। आप लोग बहस करिए, फैक्ट पे करिए। अरे तथ्य फैक्ट पे बहस नहीं होती है, हवाबाजी नैरेटिव से बहस होती है। मुझे लगता है पूरा देश चोर है, ये कोई डायलॉग है क्या? हो गई और पूरे देश में आ गई। छोड़िए सर, सुनिए अग्रवाल जी बताइए। नहीं आप मुझे बताइए ना। मैं क्यों बताऊंगा, अग्रवाल जी बताएंगे। मैं तो जो बता रहा हूं मैंने बता दिया कि अगर आप किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं, आपके पास सबूत है तो आप अदालत जाइए और वहां से जीत के आइए। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ऐसे चैनलों में बैठ के किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर, किसी इंडिविजुअल कंपनी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप तो इतने समझदार आदमी है सर। अरे व्यक्ति क्या, मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे के अंदर किस तरह से सर 2 घंटे के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, क्रिएटिव 5 मिनट में बन सकता है सर। आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, 5 मिनट में क्रिएटिव बन जाता है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? स्टॉप प्रेस नाम की चीज सुनिए आपने कि नहीं सुनी है? अखबार की छपाई रोक दी जाती है स्टॉप प्रेस में और वो दे दिया जाता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सुनिए अग्रवाल जी जवाब दीजिए। नीरज जी पूरे देश के अंदर फ्रंट पेज सुनिए सुनिए 2 घंटे में, सुनिए सुनिए ना, तो फिर क्यों नहीं गया अदालत? ये जो 58 याचिकाएं थी इसमें एक याचिका और 59वीं क्यों नहीं लगाई आपने? क्यों नहीं लगाई? अरे भाई साहब आप बंद करिए ना बोलना, तो उनको बोलने दीजिए ना आप। तब तो मैं तो बंद हो गया हूँ। चलिए अब अग्रवाल जी बोलेंगे। अग्रवाल जी बोलो, मैं बंद हूँ, मैं चुप, मैंने चेन लगा ली मुंह में अपने। ना मैं पेटीएम का स्पोक्स पर्सन हूँ ना किसी का हूँ। बात यह है कि हमें एक गंभीर मुद्दे पे क्या जब उत्तर नहीं है, अरे उत्तर नहीं है, उत्तर, अरे छोड़िए ना आप। अरे उत्तर नहीं है। पेटीएम के साथ और भी कई कंपनियों के नाम ले सकता हूं, आपकी साठगांठ थी, फंस गए। इम्पैक्ट की बात करें, उत्तर नहीं है, गोल पोस्ट चेंज। सापरा जी मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा फिर आपको बुरा लगेगा। अब उनको बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपने मुझे चुप करा दिया, अब उनको तो बोलने दीजिए। किया था डाउन? नहीं पहले नहीं किया था, अभी करूंगा, लेकिन आप प्लीज सुनो ना यार। पे बोल ही नहीं रहा ना। अरे सर अब बोलने दोगे ना तब ना। आप चाहोगे वही बोलेंगे क्या? लेकिन नीरज जी सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव G20 का इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इसमें सबसे बड़ा शोकेस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, जर्मन कंपनी की सीईओ जिस तरह से डिजिटल पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, 4 लाख से ऊपर शेल कंपनियों को अनर्थ कर दिया, ब्लैक मनी में जो टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को सबसे बड़ा, तो यही तो इम्पैक्ट है। और आप ख्याली पुलाव और ये कुछ भी कहते रहे कि इसने, मैं कोई पेटीएम का कोई स्पोक्स पर्सन तो थोड़ी हूँ। आप करिए, केस करिए और उनसे पूछिए क्या किया है।
बात यह है, असली बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन। नहीं रुक जाइए अभी दोनों लोग रुकिए सर, दोनों समय कम है सर, दोनों लोग बात। सदा जी प्लीज सर, मुझे ऑडियो डाउन करने पे मजबूर मत करिए प्लीज, मैं इतना रिस्पेक्ट करूं। सबसे ज्यादा समय आप ही लोगों ने बात की, दोनों लोगों ने। मेरा कह देना उत्तर नहीं है सर, उत्तर आप फिर वही बात, 59वीं याचिका इस बात के लिए क्यों नहीं लगाई? आप लोग भी वही हो गए हैं कि आरोप लगाओ भाग लो, जैसे पहले केजरीवाल जी किया करते थे आपकी सरकार के समय, तब आपको बड़ा बुरा लगता था। अब आप भी वही कर रहे हैं। अरे दम है तो फिर आप करो ना सर। अगर मैंने एक सवाल, मेरे चैनल पे आके बैठ के आप किसी कंपनी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं तो मुकदमा करिए। सरदार जी छोटा जवाब सर, रुकिए। नहीं आप एक क्विक कमेंट। हर निर्णय कांग्रेस अरे कांग्रेस निर्णय करना चाहते हो, मीडिया ट्रायल ही तो सर। एक मिनट शांत, सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए। सापरा जी बहुत शांति से सुनिए। आप कोर्ट में हारते हैं, जनता की अदालत में हारते हैं, बुरी तरीके से हारते हैं, 39 चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी नहीं मानते हैं। कभी तो थोड़ा सा लॉजिकली बात किया करिए। सदाना जी ये जो आरोप इस तरीके के लगा के ना कि पत्थर मार के निकल लो, बाद में देखते रहेंगे, ये क्या है? देखिए ऐसा है, जहां तक बात है पेटीएम की, मैं छापरा साहब से कहूंगा कि आप पैसे का इंतजाम करिए। एडवर्टाइजमेंट में आपका 1 घंटे में जिस अखबार के फ्रंट पेज पे कहेंगे मैं छपवा दूंगा। ये डिजिटल जमाना है, आर्टवर्क बनाने में 20 मिनट लगते हैं। आपको हेडलाइन देनी है, 2 फोटो डालनी है और उनके एडिटर को फोन करना है कि सारे एडिशन के फ्रंट पेज में स्पॉन्सर कर रहा हूं, रेट बोलो, और मैं पैसा ट्रांसफर करता हूं, आर्टवर्क ट्रांसफर करता हूं। डिजिटल जमाना है, हर एक प्रिंटिंग प्रेस पे मैसेज पहुंच जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। 2 घंटे बहुत बड़ी चीज है आज की दुनिया में। हमने पता नहीं कितनी बार एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं इमरजेंसी में। तो ये कहना गलत है कि 2 घंटे में नहीं हो सकता। आप देखिए कि मीडिया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, आपकी जो पब्लिकेशन एजेंसीज हैं, आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी किस रफ्तार से काम करती है। आज डिजिटल जमाना है, आपको गली गली जाके कागज लेके नहीं जाना होता है कि आज मैंने आर्टवर्क दे दिया, आप छापो, देखो, करेक्शन करो, गए जमाने। रही बात इस पूरे प्रोसेस को लेके कि ये जो डिसीजन आया है, मैं एक उदाहरण दूंगा फिर आपके सवाल पे आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पॉल्यूशन है तो हम डीजल बंद कर देते हैं, सीएनजी ले आते हैं। क्या दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो गया? आज सब सीएनजी पे है कमर्शियल व्हीकल। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कहा था, लेकिन पॉल्यूशन पहले से ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि आप एक फेज वाइज एक्टिविटी लेते हैं। गिवन सिचुएशन में सरकार ने डिसीजन लिया, आगे इकोनॉमी बदलेगी और डेवलपमेंट्स आएंगे, डिजिटाइजेशन शुरू होगा, तो ये कहना कि एक डिसीजन से पूरी दुनिया रुक जाएगी, आपको क्या लगता है कि दुनिया में चोर बंद हो गए, बेईमान बंद हो गए, फ्रॉड करने वाले खत्म हो गए? अगर ऐसा है तो सबसे पहले क्रिमिनल लॉ हटा दो देश में से। कहने का मतलब ये है, तो यही कह रहे थे ना कि नोटबंदी सोसाइटी इवॉल्व होती है। जी एक सापरा जी किसी और की भी सुन लिया करो यार, सापरा जी किसी और की भी सुन लो यार। डेमोक्रेसी में हमारा भी हक है, जब कांग्रेस का हक नहीं है, हमारा भी हक है यार। राइट ऑफ एक्सप्रेशन हमारा भी है ना, बता रहा हूं। नहीं यार एक बात सापरा जी, जी हमें मौका दीजिएगा। सर एकदम टाइम खत्म हो रहा है। मुझे अश्विनी दुबे जी के पास, अश्विनी दुबे जी, ये कहना है कि इवॉल्विंग सोसाइटी में एक डिसीजन से कंक्लूजन नहीं होता है, कई स्टेप लेने होंगे। अश्विनी दुबे जी इसीलिए ये बहस बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जब आप तथ्यों पे बहस नहीं करते, मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था कि कोर्ट का फैसला जो क्या बहस बंद होनी चाहिए, तो उसमें एक नया पॉइंट निकाल गया कि नहीं कि इम्पैक्ट भी असेस करें। मैं इम्पैक्ट के असेसमेंट की बात कर रहा हूं, तो इस तरह के आरोप पर इसलिए बहस बंद हो जानी चाहिए। आप अदालत में हार चुके हैं और जनता में हार चुके हैं, तो बहस बंद होनी चाहिए। अश्विनी जी कमेंट सर। इंटेंट और इंपैक्ट दोनों की बात करते हैं। इंटेंट क्या? नोटबंदी की वजह से ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट बढ़ा, चाय वाला, किराने वाला, जिरोक्स वाला, प्रिंटिंग प्रेस वाला, सब्जी वाला, ऑनलाइन भुगतान होता है। नोटबंदी से प्राप्त हुई ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आदरणीय नीरज जी। नंबर 2, नोटबंदी की वजह से आम लोगों को जो आर्थिक कर और उनकी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है, सब लोग बैंकों में पैसा रखने लगे हैं। तीसरा, जब लोग बैंकों में पैसा बदलवाने गए तो उनके हर एक पैसे की जानकारी सरकार के पास गई। जिसके पास आय से ज्यादा पैसा मिला उनसे आयकर वालों ने पड़ताल की और बहुत लोगों के पास काला धन पकड़ा गया। आतंकवाद, अहिंसा को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा रीजन था और काला धन कम होने की वजह से आतंकवाद में भी कमी हुई। और जिस काले धन को दहशत फैलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था, नोटबंदी के कारण वो कागजों पर कुछ हद तक रह गया
और बहुत सा कालाधन खत्म हुआ, सरकार के कोष में पैसा गया, ब्याज दरों में गिरावट हुई, थोड़े बहुत लूप होल्स होंगे और बैंकों में पैसा जमा होने की वजह से रोजगार, लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, थोड़ा पहलू नेगेटिव झेलना पड़ेगा, लेकिन नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का काम भी कुछ हद तक बंद हुआ और देश से बहुत नकली नोटों को निकाल दिया गया। और पहली बार ऐसा नहीं था डिमोनेटाइजेशन। यही मेरा इंपैक्ट और इंटेंट दोनों की बात है। जी बिल्कुल, समय एकदम समाप्त हो रहा है। मैं इस पर ये कहना चाहता हूं, समय समाप्त हो रहा है सापरा जी, अभी काफी बिल्कुल समाप्त में। नोटबंदी का हो सकता कहीं कहीं नुकसान हुआ हो, इसमें कोई शक नहीं कि किसी बिजनेस को एकदम से इमीडिएटली कोई इंपैक्ट आ गया हो, इसमें कोई असंभव आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उसकी वजह से जो अभी अश्विनी दुबे जी ने इतने सारी चीज़ें गिनाई है ना, ये भी उसी पहलू का एक सच है कि 84 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यूपीआई को दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि इतना रोबस्ट पेमेंट सिस्टम हमने बना के दिया है। तो ये भी इसके फायदे हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है और हम सब लोग अपनी निजी ज़िंदगी में ये अनुभव कर रहे होंगे कि अब आपको पर्स में कैश लेने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सोचिए ना, टॉफ़ी की बिक्री गिर गई, आपको पता नहीं, बड़ा फन फैक्ट है ये कि पहले जो आप 10 रुपये का सामान कहते थे, अठन्नी की टॉफ़ी पकड़ा देता था, वो जरूरत नहीं पड़ती है, आप 9.5 रुपये यूपीआई कर देते हैं। ये सब इकोनॉमी के अंदर फॉर्मुलेशन के तहत आ रहा है। शो खत्म करते समय मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, जो बात अश्विनी जी ने कही बहुत मार्के की है कि जो काउंटरफिट करेंसी थी वो सिस्टम से बाहर गई है। आप ये सोचिए 99.93 समथिंग % की करेंसी वापस आ गई थी, ऐसा आरबीआई ने बताया है। लेकिन उसी दौरान उसके 1 साल बाद तक तालाबों में जले हुए, गड्ढे में गाड़ के खाद बन गई होगी नोट, वो भी नोट इसी सिस्टम में थे। उसका जवाब कौन देगा? वो कौन से नोट थे? जब पूरे नोट वापस आ गए तो वो नोट कहां से आ गए फिर? ये सवाल है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए नोटबंदी को उस नज़रिए से भी देखना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं इंपैक्ट हुआ होगा, कुछ लोगों की डेथ भी होगी, आई डोंट नो, लेकिन उनके साथ संवेदना है मेरी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जुड़े रहिए सी न्यूज़ की आवाज़ के साथ।